Good morning, beta. In today's this class, we will discuss about the political changes in this, which is provided in sixth chapter of history, the three orders. Yesterday, in previous class, we discussed about the social unrest, peasant revolt in European societies. Now, what were the political changes in European societies, in European countries? Developments in the political sphere paralleled social process. It is a true fact. पॉलिटिकल स्फीयर में जितनी भी डेवलपमेंट होती हैं वो सोशल प्रोसेस के पैरेलल चलती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर सोशल चेंजेज आ रहे हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेज आने भी जो है बिल्कुल ट्रू हैं, आते हैं सोशल चेंजेस के साथ साथ। आप किसी भी सोसाइटी को ले सकते हैं और किसी भी टाइम की सोसाइटी को इसमें लेकर आप देख सकते हैं। इन द 15th and 16th century, Europeans strengthened their military एंड यूरोपियन किंग्स थे, उनकी एक अचीवमेंट क्या थी कि व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ यूरोपियन किंग्स इन 15th and 16th century? वो ये थी कि उन्होंने अपनी मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर, दो चीज़ों को, मिलिट्री 1 एंड फाइनेंशियल पावर 2, इन दो चीज़ों को क्या कर लिया था? स्ट्रेंथेंड कर लिया था, मजबूत कर लिया। द पावरफुल न्यू स्टेट्स दे क्रिएटेड वर सिग्निफिकेंट फॉर यूरोप एज इकोनॉमिक चेंज दैट वर अकरिंग। ठीक है, अब पावर इन्होंने अपनी ये दो पावर्स बढ़ाने के बाद क्या है, सिग्निफिकेंट चेंज आए और नई पावरफुल स्टेट्स क्रिएट करी इन्होंने। ठीक है, और उसके साथ इकोनॉमिक चेंज हुए, पावरफुल स्टेट्स क्रिएट हुई, नई स्टेट्स, ट्रेडिंग टाउन्स क्रिएट किए गए। ठीक है, ट्रेडिंग टाउन एग्जिस्टेंस में आए, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगी। ठीक है, तो हिस्टोरियंस हैज़ देयरफॉर कॉल्ड दीज किंग्स द न्यू मोनार्क्स। तो हिस्टोरियंस ने 15-16 सेंचुरी के इन किंग्स को किस नाम से पुकारा है? न्यू मोनार्क्स के नाम से इनको पुकारा है या कहा गया है, इनको ये एक टाइटल दिया गया है। लुई 16 इन फ्रांस, 15-16 सेंचुरी के दौरान वहाँ पर लुई 11, ये 9th का कंसेप्ट ध्यान में रहता है कई बार। लुईस 11th इन फ्रांस, मैक्समिलियन इन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7th इन इंग्लैंड, इसाबेल एंड फर्डिनेंड इन स्पेन। ठीक है, ये कुछ 4-5 उस टाइम के किंग्स थे जिन्होंने ये अचीवमेंट्स करी। वर एब्सोल्यूट रूलर्स। अब यहाँ पर आपको एक टर्म आएगी, एक तो ये एब्सोल्यूट रूलर थे, फिर दूसरा आपको एक ये क्वेश्चन आए, इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ या डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट। तो एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट जो एक ही पर्सन के हाथ में ऑल द पावर्स जब आ जाती हैं और वो ही, और जो किंग होता है या मोनार्क होता है वो उन पावर को एक्सरसाइज करता है अपनी फ्री विल से, तो एब्सोल्यूटिस्ट कहलाता है। हु स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टैंडिंग आर्मीज़। इन्होंने क्या, फिर इन्होंने जो है, इन एब्सोल्यूट रूलर ने क्या स्टार्ट किया? अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, आर्मी को संगठित करना शुरू किया, आर्मी को बढ़ाना शुरू किया। परमानेंट सोल्जर्स, यानी कि पहले तो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि हमने क्या देखा था, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे या जो वो अपने जो वॉरियर्स वगैरह रखते थे, तो वो जो है आर्मीज़ का काम करते थे इन द टाइम ऑफ नीड। लेकिन उन्हें अपनी स्टैंडिंग आर्मीज़ रखनी शुरू कर दी। अब परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, अब पहला काम था आर्मी रखी, दूसरा क्या क्या इन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ऑफिशियल सिस्टम बनाया, गवर्नमेंट ऑफिशियल सिस्टम, परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स रखने शुरू कर दिए। एंड जो थर्ड जो अचीवमेंट थी, इन्होंने जो तीसरा नया प्रोसेस शुरू किया था वो नेशनल टैक्सेशन का था, थर्ड। ठीक है, कि एक टैक्स पॉलिसी बना दी नेशन वाइड, जो सब पर टैक्स लागू होता था। और इन स्पेन एंड पुर्तगाल बिगेन टू प्ले अ रोल इन यूरोप्स एक्सपेंशन। और फिर क्या था कि जो स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने यूरोप के एक्सपेंशन को ओवरसीज़ बढ़ाने में, ठीक है, यूरोप का जो डोमिनेंस था उसको ओवरसीज़ एक फिगर देने में ये लोग कामयाब रहे, क्योंकि इन्होंने ओवरसीज़ कंट्रीज़ के अंदर अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी थी ड्यू टू देयर पावर।
नेक्स्ट क्या कहता है, इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर द ट्रूम्फ ऑफ दीज मोनार्कीज वाज द सोशल चेंज विच हैड टेकन प्लेस इन द 12th एंड 13th सेंचुरी। अब ये जो ऊपर जिन किंग्स की हमने बात करी है, जो सोशल चेंज लेके आए, नए स्टेट्स इन्होंने क्रिएट करे, स्टैंडिंग आर्मीज, टैक्सेशन और ब्यूरोक्रेसी में जो इनको एक सक्सेस मिली, और इसके कारण ये ओवरसीज़ कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनीज बनाने में कामयाब हुए। उसका एक इम्पोर्टेंट रीजंस क्या थे, ठीक है, इसके रीजंस क्या थे कि ऑफ दिस कि जो 12th से 13th सेंचुरी में जो चेंजेस आए, ठीक है, वहाँ की सोसाइटी में, ये हम पढ़ के आए पीछे वाले उसमें टॉपिक में कि वहाँ पर जो है ना क्लाइमेटिक चेंजेस थे, प्रोडक्शन डाउन हो गई थी, ठीक है, मतलब इस तरह के जो कुछ चेंजेस थे वहाँ की सोसाइटी में। तो इन चेंजेस के कारण ये 14th-15th सेंचुरी में ये लोग नए जो है कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करने में कामयाब हुए और ओवरसीज़ कॉलोनीज़ बनाने में भी कामयाब हुए। द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप एंड वैसलेज, और ये सबसे जो अहम चेंज था 12th और 13th सेंचुरी का, एक तो ये था कि डिसोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम और ऑफ लॉर्डशिप का फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने डिसोल्व कर दिया, और वैसलेज का जो सिस्टम था, दास प्रथा थी, उसको भी इन्होंने डिसोल्व कर दिया। दूसरा क्या था, दूसरा कारण क्या था इनकी सक्सेस का, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमी। 12th-13th सेंचुरी में इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही थी, ठीक है, हैड गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू किंग्स टू इंक्रीज देयर कंट्रोल ओवर देयर पावरफुल एंड नॉन पावरफुल सब्जेक्ट मीन्स वहाँ के लोग, सिटीजन्स, इनकी प्रजा, उन पर कंट्रोल कर पाए। ये तीन ऐसे मेन रीज़न थे जिनकी वजह से 14th-15th सेंचुरी में ऊपर बताए गए किंग्स थे जो इन कंट्रीज़ के, वो अपने देश के लोगों पर, सिटीजन्स पर ज़्यादा कंट्रोल कर पाए। रूलर्स डिस्पेंस्ड विद द सिस्टम ऑफ फ्यूडल लेवीज of their armies and introduced professionally trained infantry equipped with guns and siege artilleries directly under their control। इन्होंने क्या किया कि क्या डिस्पेंस कर दिया, जो फ्यूडल सिस्टम के द्वारा जो उस समय आर्मी वगैरह प्रोवाइड कराई जाती थी फ्यूडल्स के द्वारा, उसको ख़त्म किया और प्रोफेशनली सोल्जर्स को इन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया। स्पेशली फोर्स के लिए, आर्मी के लिए इन्होंने अपने सोल्जर्स को रिक्रूट करना शुरू किया, उनको ट्रेंड करना शुरू किया गन्स के साथ, दूसरी आर्टिलरीज, तोप खानों में तोप में चलाने या दूसरे इस तरीके के सामान के साथ इनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, और उन पर कंप्लीट कंट्रोल हो गया इनका आर्मी पर भी, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ द अरिस्टोक्रेसीज क्रुम्बल्ड इन द फेस ऑफ द फायर पावर ऑफ द किंग्स, तो रेसिस्टेंस भी हुए जब इनका होल्ड बढ़ने लगा। तो बाय इंक्रीजिंग टैक्स, जब इन्होंने टैक्स बढ़ाया, ठीक है, आम जनता पर जब इन्होंने टैक्स लगाने शुरू किए, तो मोनार्क्स गोट इनफ रिवेन्यूज टू सपोर्ट लार्ज आर्मीज एंड दस डिफेंडेड एंड एक्सपेंडेड देयर फ्रंटियर्स एंड ओवरकम इंटरनल रेसिस्टेंस टू रॉयल अथॉरिटीज़। अब जब इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, तो यानी कि मोनार्क कह लीजिए या आप गवर्नमेंट कह लीजिए, उसकी क्या है, इनकम बढ़ गई, रेवेन्यू सपोर्ट्स बढ़ गया, ठीक है, इनकम बढ़ी तो इन्होंने अपनी आर्मीज़ को बढ़ाया, उसको कंट्रोल में लिया, ठीक है, अपनी सीमाओं को डिफेंड किया, और जो इंटरनल रेसिस्टेंस हो रहे थे किंग के खिलाफ उनको भी दबा दिया, क्योंकि उस समय तक पैसा और पावर दोनों ही किंग की क्वालिटी हो चुकी थी। सेंट्रलाइजेशन हुआ, सेंट्रलाइजेशन मतलब जितनी भी पावर थी वो किंग के हाथों में आ गई। हाउएवर डिड नॉट अकर विदाउट रेसिस्टेंस, ठीक है, जब सेंट्रलाइजेशन हुआ तो रेसिस्टेंस भी हुआ। कहाँ हुआ, अरिस्टोक्रेसी, जो अभिजात वर्ग था, ठीक है। अ कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ अपोजिशन टू द मोनार्कीज वाज द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन, जो कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है, जिसके ऊपर अपोजिशन हुई वो था इंक्रीजिंग ऑफ टैक्सेस। इन इंग्लैंड, टैक्स के खिलाफ इंग्लैंड में ये जो है 4-5 बार रिबिलियन हुआ वहाँ पर, 1497 में, 1536 में, 1547 में, 1549 और 1553 में। फ्रांस में जो लुई 11 थे, लुइस 11 हैड ए वेज ए लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट ड्यूक एंड प्रिंसेस। लुइस को ड्यूक्स और प्रिंसेस के का एक काफ़ी स्ट्रगल जो है देखना पड़ा। लेसर नोबल्स ऑफन मेंबर्स ऑफ द लोकल असेंबलीज, ठीक है, रेसिस्टेड द रॉयल
यूजरपेशन ऑफ देयर पावर। ठीक है, तो ये जो है मतलब जो रॉयल्टी के द्वारा, किंग के द्वारा, मोनार्क के द्वारा जो एब्सोल्यूटिज्म आ गया था पावर को यूज़ करने का, तो वहाँ पर तो जो लोकल असेंबलीज थी वहाँ पर इनको रेसिस्टेंस भी जो है फेस करना पड़ा, ड्यूक्स का भी, प्रिंसेस का भी। द रिलीजियस वार इन फ्रांस, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एक तो कि फ्रांस में रिलीजियस वार कब हुआ, 16th सेंचुरी में हुआ। रिलीजियस वार क्यों हुआ, किस थीम पर हुआ, वर इन ए पार्ट कंटेस्ट बिटवीन, किस चीज़ के कंटेस्ट के उसमें था, रॉयल प्रिविलेजेस एंड रीजनल लिबर्टीज़। ठीक है, ये जो वार हुआ रिलीजियस वार, एक तो ये जो है जो रॉयल फैमिलीज थी, नोबिलिटी थी, उनके प्रिविलेजेस को ख़त्म करना चाहते थे, और दूसरा अपनी रीजनल लिबर्टीज़ चाहते थे इन पॉलिटिकल ऑर्डर में। द नोबिलिटी मैनेज ए टेक्टिकल शिफ्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर सर्वाइवल। नोबिलिटी किसी तरीके से जो है इसमें टेक्टफुल तरीके से शिफ्ट कर गई और सर्वाइव कर पाई। ठीक है, फ्रॉम बीइंग ओपोनेंट टू द न्यू रिजाइम्स। ठीक है, दे क्विकली ट्रांसफॉर्म दैमसेल्स इनटू रॉयल्टी। जो नोबिलिटी थी वो एक तो ओपोनेंट उनके उभर कर आ रहे थे सोसाइटी में थर्ड स्टेट से, तो वो क्विकली ट्रांसफॉर्म कर गए, और एकदम से जब मोनार्क एब्सोल्यूट हो गया था तो वो अपने आप को जो है मोनार्क के एकदम से लॉयल हो गए। लॉयल्टी जब इन्होंने दिखाई तो मोनार्क के नज़दीक हो गई, नज़दीकी लोग कहलाए। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट रॉयल एब्सोल्यूटिज्म हैज़ बीन कॉल्ड ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म। इसलिए क्या कहा गया कि ये रॉयल एब्सोल्यूटिज्म जो है, ये जो फ्यूडल सिस्टम इन्होंने डिस्कार्ड किया था किंग्स ने, ये उसी का एक जो है मॉडिफाइड रूप है। ये फ्यूडलिज्म ख़त्म नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ अपना एक रूप चेंज किया है। प्रीसाइजली द सेम क्लास ऑफ पीपल हु हैड बीन रूलर्स इन द फ्यूडल सिस्टम, द लॉर्ड्स कंटिन्यू टू डोमिनेट द पॉलिटिकल सीन। फिर वही उनकी पावर रही पॉलिटिकल सेनेरियो के अंदर, पॉलिटिकल स्फीयर में। दे वर गिवन परमानेंट पोजीशन इन दी, तो किंग ने उनको क्या, किंग के नज़दीक चले गए थे लॉयल्टी होने के कारण। ठीक है, तो किंग ने उनको परमानेंट पोजीशन या ऑफिसेज प्रोवाइड करा दिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जो कि वो ब्यूरोक्रेसी, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी लेके आए थे किंग्स। बट द न्यू रिजाइम्स वर डिफरेंट इन सम इम्पोर्टेंट वेज। किंग्स was no longer at the apex of a pyramid where loyalty has been a matter of personal dependence and trust। जब लॉयल्टी आने के बाद पहले जो मैंने पहले ही बताया कि एक पिरामिड ऐसे होता है, और उस समय स्टार्टिंग में किंग की पोजीशन यहाँ थी, लेकिन जैसे ही ये जो नोबिलिटी थी किंग के नज़दीक पहुँचे लॉयल्टी के कारण, तो यहाँ पर किंग की जो पोजीशन थी वो सेंट्रल हो गई, यहाँ हो गई सेंटर में। ठीक है, पर्सनल डिपेंडेंस और ट्रस्ट के कारण। ही वॉज नॉट एट द सेंटर ऑफ एन एलेबोरेट कोर्टियर्स सोसाइटी एंड ए नेटवर्क ऑफ पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप में। ऑल मोनार्कीज वीक और पावरफुल, चाहे जितनी भी मोनार्कीज एस्टेब्लिश थी उस समय यूरोप के अंदर, चाहे वो वीक थी या पावरफुल थी, नीडिड द कोऑपरेशन ऑफ दोज, मोनार्कीज को कोऑपरेशन की ज़रूरत थी, हु कुड कमांड अथॉरिटी, जो लोग पावर को एक्सरसाइज कर सकते थे, उनको ज़रूरत थी कोऑपरेशन की, ऐसे लोगों की ब्यूरोक्रेसी के अंदर। पैट्रोनेज बिकेम द मीन्स ऑफ एंश्योरिंग सच कोऑपरेशन, और जो किंग के नज़दीकी लोग थे, रॉयल फैमिलीज से बिलोंग करते थे, नोबिलिटी के थे, ठीक है, उन्होंने इंश्योर कराया अपने कोऑपरेशन देने के लिए, इसलिए वे नज़दीक पहुंच गए किंग के। एंड पैट्रोनेज कुड बी गिवन और ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मनी, या वो पैट्रोनेज जो है या तो अपने रिलेशन के तहत उन्होंने गेन कर लिया, या बाय मीन्स ऑफ मनी, या पैसे के बल पर। ठीक है, राजा को फाइनेंशियली हेल्प करके किंग को। देयर फॉर मनी बिकेम एन इम्पोर्टेंट वे इन विच नॉन अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट लाइक मर्चेंट्स एंड बैंकर्स कुड गेन एक्सेस टू दी कोर्ट। और मनी के बल पर जो है ना ये लोग जो है ना राजा की कोर्ट तक, कोर्ट यानी कि उसके दरबार तक, उसकी ब्यूरोक्रेसी तक, ये मर्चेंट और बैंकर्स लोग भी वहाँ पर पावर गेन करने में सक्सेसफुल हो गए ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर। दे लेंट मनी टू द किंग, ये मर्चेंट और बैंकर्स क्या करते थे, ये मनी लेंट करते थे किंग को, और किंग हु मीन्स किंग उस मनी को यूज़ करता था अपने सोल्जर्स को सैलरीज देने के लिए। ठीक है, रूलर्स दस मेड स्पेस फॉर नॉन फ्यूडल एलिमेंट्स इन द स्टेट सिस्टम। देन
The later history of France and England was to be shaped by these changes in the power structure in the reign of child King Louis XIII of France. Later history of France and England was shaped. बाद में इंग्लैंड और फ्रांस की जो हिस्ट्री ने शेप ली, यानी कि वहाँ पर जो चेंजेस आए, वहाँ की सोसाइटी ने जो शेप ली पावर स्ट्रक्चर के अंदर, किसके शासनकाल में? रेन ऑफ चाइल्ड किंग लुइस 13 of France in 1614. A meeting was held of the French Consultative Assembly. 1614 में लुइस 13 ने जो है फ्रांस में एक मीटिंग बुलाई कंसल्टेटिव बॉडी की, जो एक कंसल्टेटिव असेंबली थी, जिसको एस्टेट जनरल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अंदर 3 हाउसेस टू रिप्रेजेंट होते थे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। फर्स्ट हाउस में क्या था? फर्स्ट हाउस में फर्स्ट स्टेट, सेकंड हाउस में सेकंड स्टेट एंड थर्ड हाउस में थर्ड स्टेट, जिसमें कौन कंप्राइज करते थे ऑर्डर को? फर्स्ट में क्लर्जी, नोबिलिटी, सेकंड में नोबिलिटी एंड थर्ड में रेस्ट ऑफ दी जो पीजेंट्स थे, लेबरर्स थे, लैंडलेस लेबरर्स थे। ठीक है, जो और मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, जो भी सोसाइटी कंप्राइज होती थी थर्ड स्टेट में, वो इन तीनों इस जो ये जनरल स्टेट की कंपोजिशन आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या होता था कि इनके जो है 300 जो है मेंबर्स होते थे। फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर हो गए, सेकंड स्टेट से 300 और इससे भी 300। ठीक है, तो ये दोनों जो है प्रिविलेज्ड होते थे। क्लर्जी और नोबिलिटी ये टैक्सेस फ्री होते थे, इनको कोई टैक्स एग्जेम्प्ट होता था, तो ये हमेशा किंग के साथ मेजोरिटी में रहते थे। और इस जनरल असेंबली क्यों बुलाई जाती थी? ठीक है, कंसल्टेटिव असेंबली क्यों बुलाई जाती थी? कि जब भी राजा को पैसे की कमी होती और टैक्स बढ़ाना होता तो कंसल्टेटिव असेंबली की सहमति से ही राजा ये काम कर सकता था, इसलिए वो जनरल स्टेट की मीटिंग वहाँ पर बुलाई जाती थी। अब 1614 के बाद आफ्टर दिस 1614 के बाद आफ्टर दिस इट वाज नॉट समन्ड अगेन। समन्ड मीन्स बुलाना। ठीक है, ये स्टेट जर्नल की मीटिंग जो ना कभी नहीं बुलाई गई फॉर नियरली 2 centuries, 200 सालों तक कभी नहीं बुलाई गई, टिल 1789। और 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गई थी। बिकॉज किंग डिड नॉट वांट टू शेयर, जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाने का मतलब था किंग की पावर को शेयर करना और सबकी सहमति से ही कोई ऑर्डर पास करना। अगर किंग ऐसा करता है तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसलिए अगले 200 साल तक ऐसी मीटिंग कोई बुलाई नहीं की, क्योंकि किंग अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहता था, वो एब्सोल्यूटली जो है खुद सारे डिसीजंस लेना चाहता था। तो ये तो थी फ्रांस की बात। इंग्लैंड में क्या हुआ? इंग्लैंड में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। जब तक नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कॉन्क्वेस्ट नहीं किया था, वहाँ पर एंग्लो सैक्सन मोनार्कीज का रूल था और इन मोनार्क्स की एक ग्रेट काउंसिल होती थी। वहाँ भी एक असेंबली थी जिसका नाम ग्रेट काउंसिल था, विच द किंग हैड टू कंसल्ट। और उस ग्रेट काउंसिल से किंग को कंसल्ट करना पड़ता था, सलाह लेनी पड़ती थी बिफोर इम्पोजिंग टैक्स, कोई भी टैक्स लगाने से पहले। अब ये जो सिस्टम था इंग्लैंड के अंदर, ये कैसे डेवलप हुआ? डेवलप्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द पार्लियामेंट। अब इस सिस्टम से क्या डेवलपमेंट हुई कि एक पार्लियामेंट की एग्जिस्टेंस आई इंग्लैंड के अंदर, पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आई, विच कंसिस्ट। अब पार्लियामेंट में वहाँ 2 हाउस होते हैं आज भी और तब भी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स आज भी होता है और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये 2 हाउस होते थे। हाउस ऑफ लॉर्ड में कौन कौन मेंबर होते थे? लॉर्ड्स एंड क्लर्जी, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर होते थे। और जो रूरल और टाउन में रहने वाले लोग थे, किसान, मर्चेंट, ट्रेडर वगैरह, ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर होते थे। किंग चार्ल्स वन, अब जो किंग चार्ल्स वन थे, इन्होंने रूल किया 11 ईयर्स तक। ठीक है, विदाउट कॉलिंग पार्लियामेंट। इन्होंने अपनी जो है ग्रेट काउंसिल की मीटिंग कभी नहीं बुलाई, जिसका नाम बाद में पार्लियामेंट पड़ा। ठीक है,
अपने 11 साल के रूल में इन्होंने पार्लियामेंट कभी नहीं बुलाई कंसल्टेशन के लिए जब भी टैक्स इम्पोज करने होते। जब चार्ल्स वन को फोर्स किया गया कि भाई आप जो है अपनी पावर का आर्बिट्रेरी यूज़ ना करें, आप पार्लियामेंट बुलाएं और उसमें डिस्कस करें, ठीक है, बिकॉज ही नीडेड मनी, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी, टैक्स बढ़ाना था, वो टैक्स बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसको फोर्स किया गया कि आप बिना पार्लियामेंट की मीटिंग के टैक्स नहीं बढ़ा सकते। दिस सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट डिसाइडेड टू गो टू वार। अब कौन सा सेक्शन था? ये हाउस ऑफ कॉमन का सेक्शन था, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे, युद्ध कर देंगे। लेटर एग्जीक्यूटेड हिम, ठीक है, और बाद में उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। एंड एस्टैब्लिश ए रिपब्लिक, और रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड कर दी गई। कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। जो टर्म रिपब्लिक है ये मैं आपको कई बार पॉलिटिकल के पीरियड में भी बता चुकी हूँ, और यहाँ भी, कि जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड हो तो वो कंट्री रिपब्लिक होती है, ठीक है, और बजाय की मोनार्क और हेरिडेटरी पोस्ट की बजाय। दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, यही कुछ ख़त्म नहीं हुआ। मोनार्की वाज, फिर बाद में इन लोगों ने मोनार्की को रिस्टोर कर लिया। भाई ठीक है, इतने जो सदियों से जो एक मोनार्की सिस्टम चला रहा है, राज परिवार चला रहा है, ठीक है, वही राजा बनते आ रहे हैं, तो चलो ले आए दोबारा से। बट ऑन द कंडीशन, लेकिन इन्होंने एक शर्त लगा दी कि हम मोनार्की को रिस्टोर तभी करेंगे जब पार्लियामेंट वुड बी कॉल्ड रेगुलरली, पार्लियामेंट की मीटिंग किंग जो है रेगुलरली बुलाएगा, ठीक है। अब अगर आज देखें बेटा कि आज वहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड में कैसा गवर्नमेंट सिस्टम है, तो फ्रांस आज एक रिपब्लिकन कंट्री है और इंग्लैंड जो है मोनार्की है। इंग्लैंड के अंदर ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस दैट द हिस्ट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज टूक आफ्टर द 17th सेंचुरी, और ये उन डायरेक्शन के आधार पर दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो है रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ पाया, जो कंडीशंस 17th सेंचुरी के बाद बनी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो चैप्टर है, 6th चैप्टर है, 3 ऑर्डर्स, ये फिनिश हो जाता है, जिसमें हमने सिर्फ यूरोप की सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर 3 जो ऑर्डर्स थे वो कैसे कंसिस्ट करते थे। विद दिस, thank you very much. May God bless you.